जब भी हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमारे माइंड में एक डाउट रहता है कि हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान देना है या सिर्फ कॉलेज जाके अपनी एकेडमिक्स लाइफ अच्छी करनी है। तो आज के इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं क्षितिज अग्रवाल। क्षितिज ने अपनी एकेडमिक्स लाइफ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से संभाला है। तो इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं, हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए एंड एंजॉय द हर्ष पांडे शो। भाई, जब कोई बंदा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके माइंड में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और एक डाउट ये रहता है कि उसको एकेडमिक्स में फोकस करना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी फोकस करना चाहिए या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि कैरियर ओरिएंटेड नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो तूने क्या किया है, तूने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा किया है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारा पार्ट लिया है। तो तेरा इसके ऊपर पॉइंट क्या है? मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्चुअली पर्सनालिटी शेप करने में मदद करती है। तो जब हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर अगर एकेडमिक्स में हेल्प नहीं कर रही है तो ये हमारा थॉट प्रोसेस गलत है। अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लेता हूँ, मैं क्लब्स में के इवेंट्स में पार्ट लेता हूँ, मैं 4 लोगों से मिलता हूँ या फिर मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ या मैं म्यूज़िक करता हूँ, उससे मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है, मेरे में कॉन्फिडेंस आता है जो मेरे एकेडमिक्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। द मेजर पॉइंट अगर हम एकेडमिक्स के बाद भी देखें, जब इंटरव्यूज होते हैं या फिर जब ओपन माइक्स ये सब होती है जहाँ पे कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, इस चीज़ में काफ़ी मदद करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तूने अभी बोला कि पर्सनैलिटी शेप करती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो तू बता कि तूने कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया और तेरी पर्सनैलिटी कैसे शेप हुई उन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से। मैं पर्सनली मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ और मैं कुछ क्लब्स में भी रहा हूँ जिसमें मैं मेजर पोजीशन एज अ प्रेसिडेंट होल्ड किया था ऑफ द जीरो बक्स क्लब। म्यूज़िक पे अगर मैं आऊँ तो मैं ड्रमर हूँ। तो ड्रम्स मुझे इस हिसाब से मदद करती है कि बहुत बार होती है जब मैं कोई पर्टिकुलर बीट पे, भले मैं सालों से बजा रहा हूँ, वो उसको मैं बहुत सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ या फिर जब मैं स्टेज शोज भी करता हूँ तो मेरे से गलतियां होती है। म्यूजिक मुझे ये सिखाती है कि हर बार परफेक्शन नहीं दिया जा सकता है, बट कैसे उसको कवर करके एट द मोमेंट आगे बढ़ के बेस्ट दे, उसमें सिखाती है। स्पोर्ट्स जैसे इन कॉलेज में मैं कभी लॉन टेनिस नहीं खेला हुआ था। जब मैं पहली बार कॉलेज में आया तो मेरे में जिज्ञासा थी कि नया स्पोर्ट है, कैसे इसको खेलूं। तो मैं शुरू का 1.5 से 2 साल अप्रोक्सीमेटली रोज जाता था टेनिस कोर्ट में और वो खेलने की कोशिश करता था, जिसमें मुझे एक सीनियर भी मिले जो मुझे अपना खुद का एक रैकेट दिए थे। तो स्पोर्ट्स जो है वो जिज्ञासा को आगे रखने में मदद करती है, उससे हम नई नई चीज़ें भी सीखते हैं। और क्लब्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम लोग की कनेक्शन बढ़ती है, अलग अलग सिचुएशन हैंडल करना हम सीखते हैं। अगर मेरी कोई इवेंट चल रही है और उसमें कुछ गलती हुई है तो रैदर देन रिपेंटिंग ऑन इट, हम उसका सोल्यूशन कैसे खोजें उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और एकेडमिक्स में कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ओवरऑल हमें प्रेशर हैंडल करने में मदद करती है और कैसे सही काम सही मोमेंट पे किया जाए उस पे मदद करती है सोचने पे। एकेडमिक्स में बहुत बार ओवरवेलमिंग हो जाता है जब इतने असाइनमेंट्स, इतने प्रोजेक्ट्स जब आते हैं। तो अगर हमारा शेप बना हुआ है ऑलरेडी एक्स्ट्रा करिकुलर के ऊपर, हम एकेडमिक्स में भी उसको हेल्प कर सकते हैं अपने आप को होल्ड करने पे। बहुत बार बहुत चीजें हम जो एक्स्ट्रा करिकुलर में सीखते हैं वो हम एकेडमिक्स पे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बहुत जरूरी है। तूने बोला अभी कि तू बहुत सारे क्लब्स का पार्ट रहा, तो सबसे पहले ये बता कि ये क्लब्स क्या होते हैं कॉलेजेस में और तू कौन कौन से क्लब का पार्ट रहा, तेरी जर्नी क्या थी हर क्लब से, और तू अपनी एक एक लर्निंग बता जो तूने हर क्लब से सीखा, क्योंकि अब तू क्लब में अपनी पावर ट्रांसफर कर चुका है ऑलरेडी और क्लब से बाहर निकल चुका है। कम से कम एक एक लर्निंग तो हर क्लब की होगी, तो इसके बारे में बता। तो मैं म्यूजिक क्लब में था, मैं जीरो बक्स क्लब में था, मैं रोबोटिक्स क्लब में था और मैं डिजाइनर्स क्लब में भी था।
तो ये 4 क्लब थे जिसमें मैं था अलग अलग फेजेस ऑफ टाइम पे। सबसे पहले ये बताइए क्लब होते क्या है, काम कैसे करते हैं? क्लब बेसिकली चैप्टर्स होते हैं या स्टूडेंट बॉडीज होते हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं कॉलेज से। यहाँ पे क्लब्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हम साथ मिलके क्लब का जो मोटो होता है उसको फुलफिल करने में मदद करते हैं। तो जैसे अगर कोई डिजाइनर क्लब है या फिर कोई म्यूजिक क्लब है। डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं हर क्लब? डिपार्टमेंट मेजरली क्लब में डिजाइन डिपार्टमेंट होते हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट होते हैं, आउटरीच डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं। और इन डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करने के लिए उनके हेड्स होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के, और उसके ऊपर बोर्ड आता है जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और क्लब सेक्रेटरी रहता है। तो म्यूजिक क्लब अगर या फिर डिजाइनर क्लब का हम देखें, उनका पर्टिकुलर मोटो था सही डिजाइन्स करवाना। फैशन शोज एक और था डिजाइनर क्लब का, और म्यूजिक क्लब का था कि म्यूजिक अवेयरनेस कैसे बढ़ाया जाए कॉलेज में। अच्छा। अब मेरी कंट्रीब्यूशन और मेरी लर्निंग अलग अलग क्लब से अगर मैं आऊं तो रोबोटिक्स क्लब में मैं एज अ डिजाइन लीड ज्वाइन किया था। मेरी डिजाइन बहुत ही ज्यादा शार्पेंड नहीं थी पहले, पर ओवर द टाइम जैसे मैं रोबोटिक्स। तू जब डिजाइन लीड एज अ ज्वाइन किया होगा उसके पहले भी तूने बहुत सारा काम किया होगा ना क्लब के लिए, सीधे डिजाइन लीड नहीं बना होगा। तो अपनी जीरो से जर्नी बता कि तूने कैसे क्लब ज्वाइन किया, फिर कैसे कैसे ग्रो किया, फिर तेरे को एक पोजीशन मिली। तो हर क्लब के बारे में अपनी जर्नी बता कि कैसे कैसे तू हर क्लब में गया, सीखा वहां से। ठीक, तो सबसे पहला क्लब जो मैंने ज्वाइन किया था वो जीरो बक्स क्लब था। वो मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट थी उस समय। क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्रम की वीडियोस बनाता था और थोड़ी बहुत एडिटिंग करता था, तो मेरी जिज्ञासा थी कि मैं डिजाइन एज अ डिजाइन टीम ज्वाइन करूं जीरो बक्स क्लब में। तो पहले हमारी जी फॉर्म भरते हैं और फिर इंटरव्यू प्रोसेसेस होते हैं जहां पे हमारा काम चेक किया जाता है। और ये इंटरव्यूज कौन लेता है? इंटरव्यूज जो उस समय के बोर्ड होता है क्लब के, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी जो लीड होते हैं वो मिला के इंटरव्यू लेते हैं। जब मेरी इंटरव्यू हुई थी, पैनल में 7 लोग थे टोटल में, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड थे। तो मैंने उनको कुछ अपना डिजाइन का काम दिखाया और उस हिसाब से मेरी सिलेक्शन पहले एज अ डिजाइन टीम मेंबर हुई जीरो बक्स क्लब में। मुझे डिजाइन उतनी अच्छी नहीं आती थी, बट मेरे डिजाइन लीड बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे किस हिसाब से अपस्किल करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर किस हिसाब से इस्तेमाल करना है, कभी कभार मेरे जो डाउट में पूछता था वो मुझे प्रैक्टिकली भी करके दिखाते थे। उसके कारण डिजाइनिंग जर्नी में मेरी स्टार्ट हो गई काम करना, और उसमें बहुत मैं अपस्किल कर पाया डिजाइनिंग के कारण, जो बाद में जाके मुझे बहुत मदद की ऑन द फेज ऑफ लाइफ में, क्योंकि मैं अपने पर्सनल काम भी बहुत डिजाइनिंग के करने लगा और बाकी क्लब्स में मैं पोजीशन भी होल्ड कर पाया। और इवन जो मेरे कॉलेज की कल्चरल फेस्ट थी वाइब्रेंस नाम की, उसमें मैं डिजाइन टीम का कोर मेंबर था। तो इस हिसाब से क्लब्स जो है एक नई स्किल रखने में और अपस्किल करने में बहुत मदद करता है। इसके साथ मैं म्यूजिक क्लब ज्वाइन किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पैशनेट था म्यूजिक के ऊपर, मैं खुद ड्रम्स बजाता था। तो मैं एज म्यूजिक क्लब ज्वाइन किया एज अ ड्रमर। वहां पे हमने बैंड फॉर्म किया, मेरी बैंड का नाम फ्यूज था। मैंने बहुत सारे कॉलेज शोज भी किए हैं अलग अलग ऑडिटोरियम्स में कॉलेज के, कर्टन रेजर्स पे। किसी दूसरे क्लब के अगर इवेंट होते थे वो हमें बुलाते भी थे, तो मेरे पास पर्सनल इनविटेशंस भी काफी आए थे उनके पर्टिकुलर इवेंट्स पे परफॉर्म करने के। और एक जो मैं सक्सेस मानता हूं अपना इसमें कि मैं म्यूजिक क्लब के तरफ से बैंगलोर परफॉर्म करने गया था। जैन्स यूनिवर्सिटी है, उसमें उनकी फेस्ट थी, तो वीआईटी की तरफ से म्यूजिक क्लब से हम गए थे। तो बहुत ही अच्छी जर्नी थी मेरी उसके ऊपर, अलग अलग ड्रमर्स से मिलना, अलग अलग म्यूजिशियंस से मिलना। उस पे इतना एक्सप्लोरेशन होता है म्यूजिक पे, इतनी नई चीजें सीखने मिलती है, और एक ही चीज को किस हिसाब से अलग अलग किया जा सके वो एक टेस्ट मिलता है कि एक ही म्यूजिक को कैसे 10 पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। तीसरा, अगर मैं रोबोटिक्स क्लब उसके बाद मेरा था, जिसमें मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ी बहुत डिजाइन कर चुका था, तो मैं एज अ डिजाइन लीड ज्वाइन किया। तो अब मेरा रोल इसमें एज अ लीडरशिप था। मुझे अब बाकियों में क्या डिजाइन की स्किल है उसे खोजना था और उसे शेप करना था। इसके कारण मेरी लीडरशिप की जर्नी में भी स्टार्ट हो गई। जब एज अ होल्ड मैंने पोजीशन होल्ड किया, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बट जैसे जैसे जर्नी में बढ़ता रहा और मेरे पीयर्स के साथ, हर्ष भी मेरा एक पीयर था, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा, जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन हुई, उनसे नई चीज सीखने मिली।
क्योंकि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं और एज डिफाइन नहीं करता है। मैं जूनियर से काफी ज्यादा सीखा, मेरी डिजाइन बेटर हुई और इस हिसाब से मैं चलता रहा। उसके क्योंकि मैं ऑलरेडी जीरो बक्स का भी मेंबर चल रहा था, उसके बाद ईयर एंड में सेकेंड ईयर के बाद इंटरव्यूज भी जब हुए जीरो बक्स क्लब के, तो आज मुझे एज अ प्रेसिडेंट चुना गया वहां पे। और ये बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए कि मैं एज अ हेड वहां पे ज्वाइन कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट चुनने का क्या प्रोसीजर रहता है या कौन चूज करता है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट चूज करने और प्रेसिडेंट चुनने के लिए क्या क्या देखा जाता है अगर तुम किसी क्लब के प्रेसिडेंट हो तो? और प्रेसिडेंट की पोजीशन के टाइम पे, क्योंकि एक टॉप पोजीशन आ जाती है, तुम्हारे अंदर बहुत सारे बंदे काम कर रहे होते हैं, तो क्या पॉलिटिक्स भी काम कर रही होती है? इंटरनल पॉलिटिक्स होती है क्या प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए? हाँ जरूर। तो प्रेसिडेंट के क्राइटेरिया मैं पहले बता देता हूँ। प्रेसिडेंट, जो भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट होता है, उसका सिलेक्शन उसके पहले वाला जो कोर होता है और बोर्ड होता है, इवन विद द फैकल्टी कोऑर्डिनेटर, डिस्कस करके पूरी साल भर की मेहनत पे और कुछ क्वालिटीज जो वो खोज रहे हो उसके ऊपर सिलेक्ट की जाती है। तो अब प्रेसिडेंट, जैसे मैं जब प्रेसिडेंट था तो मेरे क्लब में मैं अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 मेंबर्स काम कर रहे थे उस समय। तो एज अ लीड ऑफ 100 मेंबर्स डेफिनेटली इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। जो मेरे जस्ट जूनियर बैच थे, दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, दे बहुत मेहनती लोग थे, बट इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण उनमें डिविजन्स आ रहा था, अलग अलग ग्रुप्स बन रहे थे। मेरी काम हमेशा ये, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, और मैं ऐसा जो करता था कि डायरेक्टली मैं किसी को पिन पॉइंट करके, या फिर ये नहीं बोलता था गलत सही पे, मैं उनको एज अ पर्सपेक्टिव देने का कोशिश करता था और उनमें फ्रेंडलीनेस बनाने का कोशिश करता था। क्योंकि अगर अभी ये जो लड़ाई है रिजॉल्व नहीं हो, क्योंकि वो जब नेक्स्ट जब हम बोर्ड और कोर संभालेंगे तो उस समय भी उनकी बनेगी नहीं और वो दिक्कत देगी क्लब के लिए। डायरेक्टली कभी भी किसको फेवर नहीं करना चाहिए, बट एज अ पर्सपेक्टिव समझाना चाहिए और एज अ इमेज क्रिएट रखना चाहिए अपने क्लब में कि वो तुमको लुक अप ऑन करे, जिससे वो तुम्हारा बात सुने। मेरा प्रेसिडेंट बनने का एक और भी बड़ा रीजन था, क्योंकि मैं ऑलरेडी लीडरशिप पोजीशन रोबोटिक्स क्लब में होल्ड जैसे कर रहा था कॉलेज में, और मैं ऑलरेडी एज अ टीम मेंबर था आईसैक इन चेन्नई में। आईसैक इन चेन्नई, आईसैक क्या है? आईसैक एक बॉडी है जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड है। तो इस पे काम करने के बाद जो हमारी टेन्योर कंप्लीट होती है, हमें एलओआर्स मिलते हैं, जो कि बड़े ग्रुप्स के प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स जैसे टाटा ग्रुप्स के साइन होते हैं, एंड दैट एलओआर इज वेरी हेल्पफुल। It's UN recognized, so I had been holding a leader position there also. तो तेरे को एलओआर मिला किसी हायर अथॉरिटी से? हाँ। किससे मिला? तो जो एलओआर होता है उसके जो करंट उस समय प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनसे, और जो बाकी जो चला रहे होते हैं जैसे टाटा ग्रुप का था, उनके सिग्नेचर्स भी उसमें रहते हैं। ये एलओआर हायर स्टडीज में काफी मदद करती है। अच्छा। तो कुछ और क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा करिकुलर में था, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, और मेरी एकेडमिक्स भी ठीक थी, अबव एवरेज थी, ये सबको देखते हुए उन्होंने मुझे एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया था। क्योंकि क्लब्स में या फिर एक नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इसी चीज पे चलता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए और हर चीज पे एक्सेलेंस कैसे लाया जाए। और तू एकेडमिक्स में भी अच्छा था, काफी सारे क्लब में भी एक्टिव था, तो ये स्किल तेरी सामने से दिख रही थी कि ये बंदा बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में कर पा रहा है एक ही टाइम पे, सो ही इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट। तो तेरी कभी एकेडमिक्स अफेक्ट हुई है क्या क्लब्स के कारण, तेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के कारण? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि क्लब के थ्रू मेरी एकेडमिक्स अफेक्ट हुई है, क्योंकि जब मैं क्लब ज्वाइन करता हूँ या फिर मैं काम अंडरटेक करता हूँ तो मैं ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर करके जाता हूँ कि मेरे को टाइम डिवीजन किस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलरली किसी दिन मेरा क्लब का कोई इवेंट है तो मुझे पता है कि शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक मैं एकेडमिक्स पे एकदम फोकस नहीं कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैं या तो मैं वीक को डिवाइड करूँ, अपना वीकेंड में मैं एकेडमिक्स को शिफ्ट करूँ, या फिर रात के तरफ मैं एकेडमिक्स को शिफ्ट करने की कोशिश करता था। तो मेरी नॉर्मल डेली बेसिस पे एक रहती थी कि मैं दिन को 3 से 4 भाग में डिवाइड करता था, और मुझे क्या क्या टास्क अंडरटेक करना था वो उसको मैं रखता था। अगर मुझे क्लब में समय देना आता था तो क्लब में लिख लेता था, अगर मुझे म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था मेरे बैंड के साथ तो मैं वो लिख लेता था। मैं शाम में प्रेफर करता हूँ जाके खेलना,
तो लॉन टेनिस ऐसा चीज था जो मैं हर शाम जाके खेलता था, तो वो मेरे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट थी। और चौथा जो था, या तो मैं अगर स्किल डेवलपमेंट कर रहा हूं, प्रोजेक्ट्स बना रहा हूं, या डीएसए कर रहा हूं वो रखूं, या मुझे कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना रहता था तो वो करता था। क्योंकि मेरे पास चारों चीजें लिखे रहते थे, मेरे पास क्या क्या करना है मुझे, उस हिसाब से मुझे मैनेज करने में आसानी रहती थी। तूने अभी बातों बातों में कल्चरल फेस्ट का जिक्र किया था, तो ये कल्चरल फेस्ट क्या होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना चाहिए, ये कौन करवाता है, कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, तो इसके बारे में थोड़ा बता। कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज कॉलेज ही करवाते हैं। इसमें अलग अलग इवेंट्स करवाए जाते हैं विच इज रिलेटेड, विच इज को करिकुलर इवेंट्स, आई वुड से इट्स नॉट बेस्ड ऑन एकेडमिक्स। तो इसमें जो अलग अलग चैप्टर्स और क्लब्स होते हैं कॉलेज के, वो सब मिलके अलग अलग इवेंट्स करवा रहे होते हैं। और कुछ कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली सुपरवाइज कॉलेज कर रहा होता है। पार्ट लेना इसमें बहुत सही है, क्योंकि इसमें आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। तो ये आपका कनेक्शन भी बढ़ाता है और आपका जो माइंडसेट है उसको और ब्रॉड करता है। तूने हमारी कॉन्वर्सेशन में कई बार ये जिक्र किया है कि हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेते रहते हैं, तो लोगों से मिलना कितना जरूरी है हमारी कॉलेज लाइफ में, लोगों से मिलने से क्या होता है या हम लोगों से क्या सीखते हैं, तो नेटवर्किंग इफेक्ट क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा। लोगों से मिलना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं अपने लाइफ में। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ में मैं कॉम्पिटिशन्स में भी लेना मुझे बहुत पसंद है। मैं काफी कॉम्पिटिशन्स जीता हूं, जिसमें से कुछ एक ऑप्टिमा है जो आईआईटी खड़गपुर का ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है, उसमें मैं सेकंड पोजीशन होल्ड किया था। और मैं जैन्स और एनआईटी वरांगल जैसे कॉलेजेस में भी जीता हूं। जब मैं कॉलेजेस में अलग अलग कंपटीशन के लिए जाता हूं, वहां पे काफी टफ कंपटीशन मिलता है, अलग अलग टीम्स आते हैं, राउंड द कंट्री टीम्स मिलते हैं। तो जब मैं लोगों से कनेक्ट करता हूं, जब मैं नए लोगों से मिलता हूं, मुझे नई पर्सपेक्टिव समझने की मौका मिलती है। एक ही चीज को कैसे अलग तरीके से किया जाए, या फिर एक चीज पे अलग थॉट कैसे रखा जाए, वो चीज का मौका मिलता है मुझे। और मेरा जो विजन है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होता है। इसलिए लोगों से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी इमेंस होती है जब हम लोगों से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जा रहे हो, तो अगर मैं आपसे नेटवर्किंग रखने का कोशिश करूंगा, आपसे मेरी बातचीत है, तो आगे जाके लाइफ में अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योरशिप में अगर मुझे दिक्कत है या मुझे सोल्यूशन चाहिए, मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा। हाँ, और एक ऐसा कहा भी जाता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सपर्ट बंदे को ढूंढो, उससे बात करो और तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। भाई, तूने जीरो बग्स क्लब में बहुत समय इन्वेस्ट किया है, बहुत सर्व किया है उस क्लब को, तो उस क्लब के बारे में बता, और तूने अपने टेन्योर में उस क्लब में क्या किया था उसके बारे में थोड़ा बता। जीरो बग्स क्लब हमेशा से मेरे दिल में बहुत अच्छा स्पेशल जगह होल्ड करता था, क्योंकि मेरे कॉलेज का वो पहला क्लब था और यहीं से मेरा डिज़ाइनिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ था। और जो भी मैं डिज़ाइनिंग में कॉलेज में कर पा रहा था वो इसी क्लब की देन थी। तो आगे जाके जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला एक क्लब को लीड करने का, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन था। मेरे जर्नी एज अ प्रेसिडेंट में जीरो बग्स क्लब में मैंने काफ़ी इवेंट्स करवाए, जिसमें वर्कशॉप्स भी रहे हैं। मैं एक चीज़ स्पेशल चीज़ अपने क्लब में इंटीग्रेट जो किया था, और मुझे लगता था हमेशा से बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो किया था कि क्लब मेंबर्स का ग्रोथ होना चाहिए। हम एज अ क्लब इवेंट्स करवाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपोजर देना चाहते हैं बाकी बच्चों को, बट उससे हमारे जो खुद के क्लब के जो मेंबर्स हैं उनका ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं वीकेंड पे क्लासेस रखवाता था। जैसे अगर कोई लीड है, कोई मेरा डिज़ाइन लीड है, वो डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा है, तो बच्चों को सैटरडे या संडे में बैठा के डिज़ाइनिंग सिखा सके। या फिर मेरा जो वाइस प्रेसिडेंट था वो साइबर में बहुत अच्छा काम करता था, तो साइबर के ऊपर सैटरडे संडे बच्चों को सिखाता था। तो इससे जो मेरे क्लब के मेंबर्स थे उनको अलग अलग फील्ड्स पे एक्सपोजर मिला और उस पर मैं अपस्किल भी कर पाया। अब बाकी रही इवेंट्स की बात, जिससे सक्सेस और नॉन सक्सेस हम काफ़ी बार जज करते हैं। तो मैंने काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट्स करवाया था, जिसमें सबसे खास जो मेरा इवेंट था वो टेकविला नाम का था।
वो बेसिकली एक 36 आवर इंटीग्रेटेड इवेंट था जिसमें 3 ठो इवेंट्स हम एज अ टेक विला अम्ब्रेला के अंदर करवा रहे थे, जिसमें एक हैकाथॉन था 36 आवर्स का, एक एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस प्लान इवेंट था, और तीसरा वर्कशॉप्स थे, जो 2 वर्कशॉप्स थे, एक AI/ML के वर्कशॉप थे और एक साइबर सिक्योरिटी के वर्कशॉप थे। हमने अप्रॉक्सीमेटली इसको 2 से 2.5 महीना पहले प्लान करना चालू कर दिया था। स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर हमने काम किया काफ़ी ज़्यादा। क्लब में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम नई नई चीज़ सीखने मिलता है। मुझे कभी भी कोल्ड मेलिंग, कोल्ड कॉलिंग या फिर कैसे अप्रोच किया जाए ओवर इंटरनेट मुझे उतना अच्छा सा सीख नहीं था, बट क्योंकि मैं इवेंट करवाया जिसमें हम कोल्ड मेलिंग, कोल्ड कॉलिंग पे काफ़ी ध्यान दिए, तो मुझे ये चीज़ सीखने अपने जूनियर से काफ़ी अच्छे से मिली। हमारे पास बहुत सारे स्पेशल गेस्ट भी थे। गजेंद्र पुरोहित सर जो मैथ्स के बहुत जाने माने यूट्यूबर है, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं खुद उनकी यूट्यूब बहुत फॉलो करता था अपने टाइम पे मैथ्स में, और विंग कमांडर रगाश्री मैम और डॉक्टर कृष्णन सर, ये 2 जन एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे जजेस थे फाइनल्स के लिए। ये दोनों बहुत ही सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योर्स है जो खुद के फर्म्स चलाते हैं और बहुत ही अच्छा गाइडेंस देते हैं स्टार्टअप्स को। भाई तू टेक विला इवेंट कंडक्ट कराया था, तो स्पॉन्सरशिप कहाँ से लाया था और कौन कौन स्पॉन्सर था तेरे इवेंट में? हमारे इवेंट में मल्टीपल स्पॉन्सर्स थे। जो हमारा हैकाथॉन था वो एक हैक टू स्किल नाम का एक साइट है जो हैकाथॉन्स होस्ट करवाने में मदद करता है, हमने उनको अप्रोच की थी। और ओवरऑल टाइटल स्पॉन्सर्स के लिए हमारे पास जेड सिक्योरिटी है जो कोर्सेस कराते हैं, यूडीमी जैसी साइबर की कोर्सेस करवाते हैं, वो थे हमारे पास। और स्काईगल नाम की एक थी जो एक क्लोथिंग मर्चेंडाइज ब्रांड थी। तो मल्टीपल स्पॉन्सर्स के कारण टेक विला हो पाया था। तो इनको अप्रोच कैसे किया था और ये माने कैसे थे? इनको ऑफर क्या किया था? क्योंकि टेक विला हमने ऑलरेडी बहुत बड़ा विजन सेट करके रखा था। हम ऑलरेडी विजन सेट करके चल रहे थे कि 500 प्लस पार्टिसिपेशन लाना है, जो बाद में ज़्यादा ही हुआ। हमारे पास 600 प्लस पार्टिसिपेशन आया गया था। तो इससे बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजमेंट और लोगों के बीच में अवेयरनेस रखने की एक प्लेटफॉर्म मिलती है। यही चीज़ हम स्पॉन्सर्स को पिच किए थे, क्योंकि ये सब नए स्टार्टअप्स थे और इनको थोड़ी रिकॉग्निशन की ज़रूरत थी। और वीआईटी जैसे और टेक विला क्योंकि पहला ऑफ अ काइंड इवेंट था जो कोई भी क्लब करवा रहा था वीआईटी में। हम पहले थे जो एक अम्ब्रेला के अंदर 3 इवेंट्स होस्ट कर रहे थे, विच वुड एक्चुअली कवर द कंप्लीट कैंपस। हमने ऑलमोस्ट सारा वेन्यूज बुक कर लिया था क्योंकि हर वेन्यू पे अलग अलग इवेंट्स चल रहे थे। तो ये उनको स्टेज हमने दिया और वो हमें रिटर्न में हमें मदद किए कि हम इवेंट को प्रोसीड करवा पाए। तो स्पॉन्सर बेसिकली देखते क्या है किसी भी इवेंट को स्पॉन्सर करने से पहले? जैसे स्पॉन्सर हमेशा अपना प्रॉफिट देखते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैं 5 रुपया दूंगा तो इनसे 7 रुपया वापस कैसे लिया जाए। क्योंकि हम उन्हें इतना अच्छा स्टेज दे पाए जिसमें 200 प्लस पार्टिसिपेशन आउटसाइड कॉलेजेस के थे। चेन्नई से हमारे पास पार्टिसिपेशन IITs से थे, IIMs के थे, कानपुर, खड़गपुर, कोयम्बटूर से लोग आए थे, डिफरेंट स्टेट्स से लोग आए थे। तो उन्हें अपनी ब्रांड अवेयरनेस फैलाने की बहुत अच्छा मौका मिल रहा था। तो इस चीज़ के लिए वो हम पे इन्वेस्ट कर रहे थे कि उनको रिटर्न में अच्छा एडवर्टाइजमेंट, अच्छा अवेयरनेस मिलेगा। ये तो हो गई स्पॉन्सर्स की बात। अब तूने गेस्ट को कैसे अप्रोच किया था और उनको कैसे मनाया था? उनको क्या ऑफर किया था? उनने पैसे लिए थे या सिर्फ वो अपनी मार्केटिंग के लिए आए थे, अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए आए थे? किस लिए आए थे वो? हमने गेस्ट को कोल्ड मेलिंग, कोल्ड कॉलिंग के थ्रू ही अप्रोच किया था। उनके मेल आईडीज जो दिए हुए थे उन पे कॉल किया था। और क्योंकि मैंने जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर काफ़ी किया हुआ है, मेरे कंपटीशन किया हुआ है मैंने, तो मेरे जो बाकी कॉलेजेस में दोस्त थे जो अलग डिफरेंट क्लब्स में थे, उनसे कॉन्टैक्ट के थ्रू मैं कुछ नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स निकाल पाया था जिससे मैं डायरेक्टली अप्रोच किया था। रगाश्री मैम का जैसे मैं बात करूँ और कृष्णन सर का, उनको मैंने बिट्स के एक इवेंट में मिला था जो मैं खुद गया था उधर एज अ पार्टिसिपेंट। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाया था मैम के साथ और इसलिए मुझे लगा कि वो सबसे सही होंगी एंटरप्रेन्योरशिप के फाइनल्स को जज करने के लिए। तो इस हिसाब से हम उन्हें बुलाए थे। उन्होंने कुछ भी पैसा मॉनेटरी नहीं लिया था। एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमने उनके फ्लाइट टिकट्स बुक करवा के दिए थे। पर और गजेंद्र पुरोहित सर को कैसे अप्रोच किया था और उनको कैसे बुलाया था? क्योंकि वो यूट्यूब कम्युनिटी में काफ़ी बड़ा नाम है, हम सारे बंदे उनके वीडियो लेक्चर देख के पास हुए हैं। सर को हमने ऐसे ही अप्रोच किया था कि सर के आईडीज पे
और जो बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हम निकाल सकते थे उन पे हमने सर को अप्रोच किया। सर बहुत ही हम्बल थे, उन्होंने हमसे बात की 1-2 दिन, उन्होंने हमारा विजन समझने का पहले कोशिश किया और उसके बाद फाइनल हुआ कि सर डेफिनेटली आ रहे हमारे पास। सर इतने अच्छे थे कि सर ने हमारे लिए एक शॉर्ट वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेजा कि हम उसके थ्रू मार्केटिंग करवा पाए। और उन्होंने कुछ पैसे लिए थे या नहीं, सर ने कुछ पैसे नहीं लिए थे, बस हमारे तरफ से हमने उनको रहने की एकोमोडेशन एंड टिकट्स दिया था। टिकट चार्ज दिया होगा। तो भाई हम इस कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं और एंड करने से पहले हम वही सवाल वापस से लेते हैं जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि जब कोई बंदा कॉलेज में आता है तो उसके माइंड में डाउट रहता है कि उसको एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लेना चाहिए या सिर्फ एकेडमिक्स में फोकस करना चाहिए ताकि उसका सिर्फ कैरियर बन पाए। तो एंड में तू क्या समराइज करना चाहेगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में? मेरे हिसाब से मेरी जर्नी से 4 साल या कॉलेज लाइफ 3 साल या 4 साल जो होता है वो बहुत ही वास्ट होता है। बस एकेडमिक्स हमें उतनी नहीं मदद करेगी, एक्स्ट्रा करिकुलर पे हमें ध्यान देना चाहिए जब तक वो ओवरवेलमिंग नहीं हो जाए। अगर हम हर दिन को अलग अलग फेज में प्लान कर पाए कि हमें क्या क्या चीज़ पर्टिकुलरली अचीव करनी है और नए एक्सपीरियंसेस गैदर करने पे ध्यान दे पाए। जैसे मैंने अपना कहा कि मुझे टेनिस नहीं आता था तो मैं टेनिस से शुरुआत किया एज अ स्किल सीखना कि यहाँ पे स्पोर्ट्स में एक्सप्लोर करता हूँ। अगर एज अ एक्सप्लोरेशन और स्किल डेवलपमेंट हम देखें और अपॉर्चुनिटीज़ देखें कि लोगों से कनेक्ट करके नई चीज़ें सीखने पे, तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा करिकुलर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए जब तक वो ओवरवेलमिंग नहीं हो जाए और हमारी एकेडमिक्स की बैलेंस को खराब ना करे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट और क्या चीज़ हमें हर दिन की एक्सरसाइज करनी है उसको अगर हम ऑलरेडी सॉर्ट आउट करके प्री प्लान करके रखें तो उस हिसाब से हम काफ़ी नए चीज़ें भी एक्सप्लोर कर पाएंगे और एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत होगा। मुझे याद है जब मुझे स्टेज फियर बहुत होता था, बट जब मैं इतना क्लब्स और ये सब एक्सरसाइज किया अब मुझे स्टेज फियर नहीं है। मैं बहुत ही आराम से जाके ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बात कर पाता हूँ, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अपस्किलिंग है मेरे पर्सनालिटी। और ये तेरा स्टेज फियर कभी भी सिर्फ एकेडमिक्स में फोकस करने से दूर नहीं होता? नहीं, कभी नहीं होता। तो इसलिए हर बंदे को जो भी कॉलेज में आता है उसको एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेना चाहिए ताकि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके और उसके बाद जो भी उसका कैरियर गोल हो उसमें वो और अच्छा परफॉर्म कर पाए। जी, थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग।